नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने दिल्ली सल्तनत के शासकों और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन भारत के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुगल कालीन जो भारत है या मुगल शासन की जो स्थापना भारत में की वो की थी बाबर ने, और बाबर ने भारत पे शासन किया था 1526 से 1530 ईस्वी तक। अब इससे पहले बात कर लेते हैं कि बाबर है कौन। बाबर के पिता जो हैं उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर वंशीय थे, और माता जो थी वो जो मंगोल सेनानायक था चंगेज खां, उस वंश से संबंधित थी। और इन दोनों की संतान कौन था? दोनों तो इसमें बाबर में तैमूर वंश के गुण भी थे और चंगेज खां जो वंश है उसके भी गुण थे। आपने मंगोल सेनानायक चंगेज खां के बारे में पढ़ा होगा जब हमने इल्तुतमिश पढ़ा था उस समय, और तैमूर वंश के बारे में हमने जब तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे उस समय पढ़ा था कि इसने दिल्ली पे आके आक्रमण किया था और बहुत ही भयंकर आक्रमण किया था, बहुत अधिक लूटपाट की थी। तो इन सब के गुण किसमें हैं? बाबर में है। बाबर जब 13 वर्ष की उम्र का था उसी समय इसके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब पिता की मृत्यु हुई तो ये फरगना का क्या बन गया? शासक बन गया, और बादशाह की उपाधि के साथ में। बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला तैमूर वंश का पहला शासक था। इससे पहले किसी ने भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। अब यहाँ इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैप में बता देता हूं कि फरगना कहां पर है। यहां पे यह है फरगना, और यहां पे था समरकंद। बाबर इस छोटे से राज्य का शासक बनता है, लेकिन वह बहुत ही बहादुर होता है और तलवारबाजी में बहुत कुशल होता है, घुड़सवारी भी अच्छी आती है। तो वह चाहता है कि मैं मेरे साम्राज्य का विस्तार करूं, और जो मेरे वंशज के तैमूर थे उन्होंने जहाँ पे अपने राजधानी कहाँ रखी थी? समरकंद। तो मेरा शासन भी कहाँ तक होना चाहिए? समरकंद तक होना चाहिए। समरकंद मेरी राजधानी होनी चाहिए। वह यहाँ पे कई बार आक्रमण करने का प्रयास करता है, लेकिन हर बार क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। जब यहाँ पे उसको सफलता नहीं मिलती है तो वह रुख करता है अपने यहाँ पे भारत की ओर, और यहाँ पे काबुल और जो कंधार है यहाँ पे अपना राज्य स्थापित करता है। यहाँ पे जब अपना राज्य स्थापित कर लेता है उस समय की यदि मैं बात करूं अपने भारत की स्थिति की, तो भारत में अपने यहाँ पर दिल्ली में तख्त पे कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासन था, और इसी का एक भाई था दौलत खान लोदी, जो पंजाब पे के क्या था? गवर्नर था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी क्या चाहता था? कैसे भी करके मैं इब्राहिम लोदी को तख्त से हटा दूं और स्वयं क्या बन जाऊं? यहाँ का शासक बन जाऊं। इसलिए दौलत खान लोदी यहाँ पे बाबर को आमंत्रित करता है। हालांकि इसको दिमाग में दौलत खां को यह है कि क्योंकि तैमूर चंगेज खां ये सब क्या रहे हैं? आक्रांता रहे हैं, लेकिन आने के बाद यहाँ पे मतलब एक तरह से लुटेरे हैं जो आएंगे, लूटपाट करेंगे और वापस चले जाएंगे। जब मौका मिलेगा तो दौलत खान लोदी क्या करेगा? दिल्ली के तख्त पे बैठ जाएगा। ऐसा इसका विचार होता है। तो ये अपना एक संदेशवाहक भेजता है बाबर के पास में कि आपको भारत पे आक्रमण करना चाहिए, और वहाँ की जो घरेलू परिस्थितियां हैं ये भी अच्छी नहीं है। बाबर भी अपने महत्वाकांक्षी तो राजा है, वह भी चाहता है कि हाँ ठीक है, हम इधर तो शासन अपना विस्तार नहीं कर सकते, लेकिन अपना साम्राज्य का विस्तार इधर भारत की ओर करते हैं। वो यहाँ पे बाबर यहाँ से चलता है और अपनी सेना लेके यहाँ पे पानीपत जो हरियाणा में पड़ता है यहाँ पे पहुंच जाता है, और अपना जो लश्कर है, अपनी जो सेना है यहाँ पे डेरा डाल देता है। इधर इब्राहिम लोदी को जब पता चलता है कि बाबर यहाँ पे पानीपत के युद्ध के मैदान में यहाँ पे अपने सेना सहित आक्रमण करने के लिए तैयार है, तो इब्राहिम लोदी भी क्या करता है? अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना, जो लगभग 1 लाख की विशाल सेना है, उसको लेके वहां से रवाना होता है। कहां पे? पानीपत के मैदान की ओर। अब बाबर की सेना तो सिर्फ केवल कितनी है? 12,000 की, और इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक हैं। लेकिन इसके जो सेना है ये कैसी है? युद्ध में कुशल है,
मतलब इनको प्रशिक्षण प्राप्त है या कहें प्रशिक्षण प्राप्त है। इसकी सेना को कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। दूसरा, इनका पास में युद्धों का अनुभव है, इनके सैनिकों के पास में क्या है, युद्ध का अनुभव है। इसके अलावा क्या है, तोपखाना, इनके पास में तोपखाना भी है। इसके अलावा क्या है, बाबर के पास में जो उज्बेकों से, यहां से हालांकि समरकंद को जीत नहीं पाया, लेकिन उज्बेकिस्तान के जो लोग हैं या उज्बेकिस्तानी जो है या उज्बेक हैं, उनसे एक युद्ध पद्धति सीख के आया था जिसका नाम है तुलगुमा युद्ध पद्धति, ये सीख के आया था। और इसके पास में युद्ध की बहुत अच्छी व्यूह रचना होती है और तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। इधर मैं इब्राहिम लोदी की यदि मैं बात करूं तो इब्राहिम लोदी के पास में सेना तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके जो सैनिक है वो इस तरीके से आए थे जैसे कोई मेले में चल रहे हो। मतलब इनका रेला जरूर था, लेकिन ये एक सिर्फ मेला था। क्यों? क्योंकि इसके जो सैनिक थे वो इब्राहिम लोदी के विशेष वफादार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो 1 लाख की सेना है ये अलग अलग गवर्नरों के माध्यम से, किसी से 5,000, किसी से 10,000, इस तरीके से ये पूरी सेना जुटाई गई है। तो इस वजह से ये सैनिक अपने गवर्नर, मतलब जो प्रांतीय जो गवर्नर थे उनके प्रति तो वफादार है, लेकिन इब्राहिम जो लोदी है इसके प्रति कोई विशेष वफादार नहीं है। दूसरा, इनको युद्धों का विशेष अनुभव भी नहीं है। इसके पास, इब्राहिम लोदी के पास में कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक भी नहीं है, मतलब, और न ही इसके पास तोपखाना है, नहीं बारूद है, ये सब चीजें इसके। और इसके पास क्या है, लेकिन हाथी है। और हाथी सेना है वो आप समझ सकते हैं कैसे चलती होगी, बड़ी मस्त चाल के अंदर, बहुत तेज, क्योंकि घोड़े जितनी तेज तो चल नहीं सकती। तो ये अपनी सेना लेके यहाँ पे पहुंच जाता है। जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो बाबर इस तुलगुमा जो युद्ध पद्धति है ये इसकी व्यूह रचना करता है, और इब्राहिम लोदी की जो सेना है इसको 6 घंटे के भीतर पराजित कर देता है। जब ये अपने गोला बारूद के छोड़ता है या मतलब तोपे छोड़ता है तो उससे इसके इब्राहिम लोदी के हाथी क्या होते हैं, विदक जाते हैं, और वह अपनी ही सेना पे क्या करते हैं, आक्रमण करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो सेना है ये आपस में ही एक दूसरे पे मतलब मारकाट करने लग गई। कारण क्या है, हाथियों का एक तरह से डर के मारे आपस में मतलब बैक होना। लेकिन जैसे ही ये बैक होते हैं, इसके अन्य जो सैनिक है वो चारों ओर से इसको घेर के इब्राहिम लोदी को पराजित कर देते हैं। मतलब पराजित क्या करते हैं, युद्ध में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये बात है 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध जो हुआ इसको नाम दिया जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसी पानीपत युद्ध में भारत का भाग्य पलट जाता है और भारत में स्थापना होती है मुगल शासन की, या मुगल शासन की। तो इस तरीके से भारत में क्या होती है, मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाती है। और भारत में मुगल साम्राज्य जब स्थापित होता है तो बाबर ने कुल यहाँ पे 4 युद्ध लड़े थे। उन चारों युद्धों में बाबर की विजय हुई। और कौन कौन से वो युद्ध हैं उनके बारे में अपने एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ। खानवा का युद्ध ये राणा सांगा के साथ में हुआ था 15 मार्च 1527 को। और एक ये युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध। किसके साथ, मेदिनी राय के साथ में। चंदेरी का जो किला था वो किसके अधिकार में था, मेदिनी राय के अधिकार में था। और यहाँ पे घाघरा का युद्ध हुआ किसके साथ में, अफगानों के साथ में। अब इनको याद कैसे करें, याद करने की जो ट्रिक है वो है पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा। इसका मतलब पानी से पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध, और खाना से खानवा का युद्ध, चंदेरी से चंदेरी का युद्ध, और घाघरा से घाघरा का युद्ध। अब इन चारों युद्धों की मैं बात करूं तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है इसके बारे में अपन बड़े विस्तार से बात कर चुके हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। और विजय किसकी हुई, बाबर की। मैंने अभी बोला भी था कि ये चारों युद्धों के अंदर किसकी विजय होती है, बाबर की। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में ही बाबर अपने यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन इसको चुनौती किससे है, जो अपने मेवाड़ के जो शासक है राणा सांगा से, उससे। तो इसलिए अपने राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है खानवा का युद्ध। यहां पे जब युद्ध होता है तो इसमें भी बाबर की सेना पराजित होने ही वाली थी,
इतने में बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, अपन किसके लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ेंगे, इसलिए जिहाद का नारा दिया। और इस युद्ध में भी उसने तुलगुमा जो युद्ध पद्धति है उसका इस्तेमाल किया। और जब इस युद्ध में विजय प्राप्त हो गया तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है धर्म युद्ध करने वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे जब विजयी हो जाता है तो उसके बाद में वह जाता है चंदेरी, और चंदेरी के किले का में किसके अधिकार क्षेत्र में था, मेदिनी राय के। तो यहाँ पे मेदिनी राय को भी पराजित करता है। और उसके बाद में युद्ध होता है इसका भारत में कहीं अंतिम युद्ध है किसके साथ में, अफगानों के साथ में। ये होता है 6 मई 1529 को। और इसकी जो नेतृत्व जो करता है अफगानों की तरफ से वो करता है महमूद लोदी। यहाँ पे भी ये अफगान पराजित हो जाते हैं। और इस तरीके से बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की पूर्णतः स्थापना कर देता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आगरा के जो आराम बाग है वहां पे उसका शव दफनाया जाता है, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मुझे मृत्यु के बाद में कहां दफनाया जाए, काबुल में। इस वजह से बाद में इसकी इच्छा अनुसार कहां पे दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। इसने बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। और ये जो मूलतः जो लिखी गई वो लिखी गई तुर्की भाषा में। सीधा प्रश्न यही बनता है कि बाबरनामा किस भाषा में रचित किया गया, रचना की गई, वो तुर्की भाषा में की गई। लेकिन उसके बाद में इसका जो पुत्र है बाबर का, कौन, अकबर। अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का अनुवाद किया किसमें, फारसी भाषा में। इस तरीके से हमने अध्ययन किया बाबर के बारे में, किस तरीके से यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं, बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना और ये बाबर के सबसे बड़ा पुत्र था। इसने सबसे बड़ी गलती की कि इसने क्या किया, साम्राज्य का बंटवारा किया। क्योंकि जब इसके पिता बाबर से बातचीत हुई तो उसने कहा कि हुमायूं अपने भाइयों का बहुत ख्याल रखना, और इस वजह से ये क्या करता है, साम्राज्य का बंटवारा करता है। साम्राज्य का जब बंटवारा करता है तो ये इसका भाई था कामरान को देता है यहाँ पे काबुल और जो कंधार का ये जो क्षेत्र है ये इसको साम्राज्य में दे देता है। किसको, कामरान को। अस्करी को देता है संभल का क्षेत्र, यहाँ पे ये है संभल, और ये क्षेत्र किसको दे देता है, अस्करी को। एक और भाई है जिसका नाम है हिंदाल को अलवर और मेवात का क्षेत्र, यहाँ पे वर्तमान जो अलवर है और उसका जो क्षेत्र है ये इसको किसको देता है, हिंदाल को। और इसी का चचेरा भाई और था कौन, सुलेमान। इस सुलेमान को बदख्शां, यहाँ पे जो प्रदेश था बदख्शां, यहाँ का क्षेत्र चचेरे भाई अपने सुलेमान को देता है। तो ये जो सबसे बड़ी गलती थी कि इसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया और स्वयं यहाँ पे शासन स्थापित, यहाँ पे दिल्ली का शासक कौन बन गया, हुमायूं बन गया। इस तरीके से अपने साम्राज्य का बंटवारा कर लिया। जब ये दिल्ली का शासक था उस समय इसके दो सबसे बड़े शत्रु थे। एक तो यहाँ पे बंगाल में जो शासक कर रहे थे कौन, शेरशाह या शेर खां जो अफगान था, और दूसरे थे गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह। यहाँ पे गुजरात में बहादुर शाह जो शासक था, ये दोनों इसके सबसे बड़े प्रमुख शत्रु थे। यहाँ पे जो अफगान है, इस अफगानों ने इसको यहाँ से हुमायूं को खदेड़ दिया था। तो कौन कौन से युद्ध हुए जिसके बाद हुमायूं को यहाँ से खदेड़ा गया, तो हुमायूं और इस शेर खां जो अफगान था शेर खां, इन दोनों के मध्य दो प्रमुख युद्ध हुए। एक हुआ 1539 में चौसा का युद्ध जिसमें शेर खां विजयी हुआ, और शेर खां ने अपनी उपाधि किसकी धारण की, शेर शाह की उपाधि धारण की, और अपने नाम के क्या चलाए, सिक्के चलाए। दूसरा युद्ध हुआ 1540 में। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। ये निर्णायक युद्ध था। इसमें हुमायूं की हार हुई और उसके बाद में ये भाग गया और दिल्ली का शासन किसके हाथ लग गया, शेर शाह सूरी के। मतलब शेर शाह ने कहाँ का, शेर शाह क्या बन गया, यहाँ पे दिल्ली का शासक बन गया और हुमायूं को यहाँ से भगा दिया। अब यहाँ से चले जाने के बाद इसने कुछ समय तक
अपना निर्वासित जीवन बिताया। तो निर्वासित जीवन की यदि हम बात करें तो हुमायूं का जो निर्वासित जीवन था उस समय उसकी विवाह हुआ किसके साथ में, शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा के साथ हुमायूं का विवाह हुआ और इसी से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसी का नाम था अकबर, मतलब अकबर का जन्म भी इसी काल में हुआ। फिर 1545 में हुमायूं ने क्या किया, कंधार और काबुल पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। काबुल और कंधार पे अधिकार करने के बाद वह वापस अपने हिंदुस्तान की जो बादशाहत है या हिंदुस्तान का जो तख्त है उसको प्राप्त करता है। तो किस तरीके से प्राप्त करता है उसके बारे में हम बात करें। हुमायूं द्वारा हिंदुस्तान में पुनः राज्य की स्थापना करता है तो फरवरी 1555 में वह लाहौर पर अधिकार करता है और मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। किसके बीच में, अफगान सरदार थे नसीब खां और तत्तार खां, ये दोनों पराजित हो जाते हैं। उसके बाद में जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद के युद्ध में मुगलों का जो नेतृत्व कर रहा था या कहें हुमायूं की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, बैरम खां। और अफगानों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था सिकंदर सूर। इसमें क्या होते हैं, अफगान पराजित हो जाते हैं और बैरम खां बहुत ही कुशल योद्धा था, ये विजयी हो जाते हैं। इसका मतलब हुमायूं की क्या होती है, विजय हो जाती है। और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली के तख्त पर बैठता है। इस तरीके से यह वापस दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ही समय ये रहता है दिल्ली का शासक, इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं। हुमायूं क्या था, अफीम के नशे में हमेशा चूर रहता था, ज्योतिष में आस्था रखता था और सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े ये पहनने का इसने नियम बनाया था। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं दीन पनाह नाम का एक पुस्तकालय था या दीन पनाह जो नगर था वहां पे पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हुई, गहरी चोट लगी जिससे इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। इस तरीके से हुमायूं का मतलब तो होता है भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं आप देख सकते हैं कितना भाग्यशाली रहा है। इस तरीके से ये लड़खड़ाता हुआ अंत में मर जाता है। सूर साम्राज्य की यदि बात करें सबसे पहले इसके संस्थापक की, तो जो इसका संस्थापक था वो कौन था, फरीद। और फरीद का ही दूसरा नाम है शेर खां और इसी शेर खां को ही कहा जाता है शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी कहें या शेर खां कहें या फरीद कहें, ये था कौन, इसके बारे में थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन देखें तो ये हसन खां का पुत्र था। अब बात करें हसन खां कौन था, हसन खां था जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का क्या था, एक जमींदार था। और इसका प्रारंभ में नाम तो फरीद था, लेकिन दक्षिणी बिहार का जो शासक था कौन, बहार खां। तो बहार खां ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। क्यों दी, क्योंकि फरीद ने निहत्ते का मतलब इसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके बावजूद भी क्या किया, शेर को मार डाला। खुद स्वयं क्या है, निहत्ता है, कोई हथियार नहीं है और उसके बावजूद भी जब शेर को मार डालता है इसलिए इसको उपाधि दी किसकी, शेर खां की। और इसी प्रकार से 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ किसमें, हुमायूं और शेर खां के बीच में, तो इसमें क्या हुआ, शेर खां विजयी हो गया। जब विजयी हुआ तो उसने इस विजय के उपलक्ष्य में शेर शाह की उपाधि धारण की। इस तरीके से फरीद बना शेर खां और शेर खां से क्या बन गया, शेर शाह सूरी। अब बात करते हैं शेर शाह सूरी के साम्राज्य की। तो साम्राज्य की हम बात करें, इसने शासन किया 1540 से 1545 तक। उत्तर में इसके शासन की जो सीमा है हिमालय तक, यहां पे आप देख पा रहे हैं। पूरब में असम की पहाड़ियां, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के लेवल में यहाँ पे विंध्याचल पर्वत वगैरह आ जाते हैं। और पश्चिम में यहाँ पे कन्नौज आपके बुक में प्रिंट है, आप इसको ये कर सकते हैं, सिंध मुल्तान, सिंध मुल्तान। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिंध और मुल्तान जो प्रदेश है यहां तक इसकी राज्य की सीमा है। मालवा भी शेर शाह ने जीत लिया। यह मालवा का जो प्रदेश था यहाँ पे
इसको भी क्या किया, शेरशाह ने जीत लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया, मतलब ये जो प्रदेश है इसको। और 1544 ईस्वी में मालदेव को हराकर अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया। कौन था मालदेव, इसके बारे में हम बात करें तो जोधपुर का जो शासक था मालदेव, उसको इसने पराजित किया। हालांकि जब युद्ध हुआ तो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच मध्य में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में शेरशाह सूरी पराजित होने वाला था, लेकिन इसने एक चाल चली। चाल क्या चली, जो मालदेव के जो सेनापति था, दो सेनापति थे जैता और कूपा, उन दोनों के नाम से 2 लेटर लिखे, उनके खेमे में डाल दिए, और साथ ही एक लेटर कहां पे डाल दिया, मालदेव के खेमे के पास, जिससे मालदेव को लगे कि जैता और कूपा जो सेनापति है वो किससे मिल गए, शेरशाह सूरी से मिल गए। इस तरीके से इसने लेटर लिखा, जिससे क्या हुआ कि मालदेव ने अपने जो सेनापति थे उन पे अविश्वास किया कि जब मेरे सेनापति ही शेरशाह सूरी से जाके मिल गए तो मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। इसलिए मालदेव तो वहां से युद्ध से चले जाते हैं। जैता और कूपा इसको बहुत विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि महाराज हमने ऐसा कोई लेटर प्राप्त नहीं किया और न ही शेरशाह सूरी को लेटर लिखा है और न ही हम उससे मिले हुए हैं, हम हमारे राज्य के साथ हैं, आपके साथ हैं। लेकिन मालदेव को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो चला जाता है। दोनों अंतिम समय तक लड़ते हैं और मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। तब शेरशाह को ये समझ में आ गया कि मालदेव से यदि ये मैं कूटनीति चाल नहीं चलता तो मालदेव को युद्ध में हराना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए इसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि शासक कहाँ का है, हिंदुस्तान का, मतलब यहाँ पे दिल्ली का शासक है और सिर्फ जोधपुर में क्या पैदा होता है, बाजरा। इसलिए इसने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एग्जाम में इस बार सीधा सा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये शेरशाह ने कब कहा था, कौन सी युद्ध में कहा था, तो 1544 में जो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत। या ये प्रश्न हो सकता है कि ये कोटेशन किसने कहा, तो शेरशाह सूरी ने। 1545 ईस्वी में कालिंजर, जो वर्तमान में कहा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे युद्ध का जब चल रहा था उसमें बारूद में क्या हो गया, विस्फोट हो गया और उसी विस्फोट में क्या हुआ, शेरशाह की मृत्यु हो गई। इस तरीके से 1545 में, मई 1545 में क्या हो जाती है, शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह इसका उत्तराधिकारी बना और इसने 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन किया। शेरशाह को सुधार कार्य के लिए ही जाना जाता है। तो इसने कौन कौन से सुधार कार्य किए हैं उनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। इसने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया और पेशावर से सोनार गांव तक, जो सोनार गांव कहां पे, बंगाल में, यहां तक जो सड़क बनवाई, इसका नाम क्या था, ग्रांड ट्रक रोड। आज भी इसको ग्रांड ट्रक रोड या कहें जीटी रोड जिसको अपन बोलते हैं, इस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप पेशावर देख रहे हैं, ये रेड मार्क, और इस तरीके से यहाँ पे आगरा, चुनार होता हुआ चौसा, पटना, और यहाँ पे सोनार गांव जो बंगाल है, यहाँ तक ये सड़क बनाई जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अन्य अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन हल्का सा बता देता हूँ, यहाँ पे आगरा से बुरहानपुर तक, एक यहाँ पे जोधपुर से होती हुई चित्तौड़ तक, और एक लाहौर से मुल्तान तक। इस तरीके से इसने 4 प्रमुख सड़कें बनाई थी। हमें याद प्रमुखता ये रखना है कि शेरशाह सूरी ने पेशावर से सोनार गांव बंगाल तक जो सड़क बनाई, इसी का क्या नाम है, जीटी रोड नाम है। इसके आगे यदि हम बात करें, इसके अन्य कार्य, इसने मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किया। सल्तनत काल में बात करें, जो भी मुद्रा प्रणाली चली हुई थी, बाबर क्योंकि कुछ समय ही उसको मिला, युद्धों में उलझा हुआ था, इसलिए उसने कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की, हुमायूं ने भी नहीं की। अब यहाँ पे जो नई व्यवस्था करता है, मुद्रा प्रणाली जो स्थापित करता है, वो कौन करता है, शेरशाह सूरी। इससे पहले जो भी मुद्राएं चल रही थी उन सबको बंद करता है और इसने तांबे का 380 ग्रेन का क्या चलाया, दाम, जिसको दाम के नाम से जाना जाता था, और चांदी का 148 ग्राम का जो वेट था, और उसको किस नाम से जाना जाता था, रुपया। और फिर बाद में मुगल काल, इसकी जो ये मुद्रा प्रणाली इतनी बढ़िया थी कि पूरे मुगल काल में फिर इसकी जो मुद्रा प्रणाली है यही चलती रही। तीसरी इसकी प्रमुख सुधार की हम बात करें
तो भूमि की माप और लगान की व्यवस्था। इससे पहले यहाँ पे कोई विशेष व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से नहीं थी। तो भूमि की माप करके लगान की जो व्यवस्था की वो सबसे पहले किसने की? शेरशाह सूरी ने। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी जिसको अकबर ने भी कंटिन्यू इसको जारी रखा। सबसे पहले बात करते हैं गल्ला बख्शी और बटाई। इसमें क्या किया जाता था, जो भी उसका खेत है या जो भी धान है उसका एक निश्चित हिस्सा बटाई कर दी जाती, जैसे 1/4 या 1/5 1/6 जो भी है वो राज्य को कर के रूप में दे दिया जाता था। इसमें यदि हम बात करें नकद, मुक्ताई या कनकूत, ये तीनों एक ही जो तरीका है कर टैक्स का या टैक्स लेने का या कर लेने का, उसको बोलते हैं कनकूत का मतलब कूता जाता था इसमें। इस तरीके से कि जितना बड़ा खेत है उस खेत में ये अनुमान लगाया जाता था कि इसमें कितनी फसल होगी। जैसे मान लो 50 क्विंटल होगी तो 50 क्विंटल में से भाई कितना हिस्सा देना है, कि चलो ठीक है आपको जैसे मान लो 30% लगभग निकालते हैं तो 15 क्विंटल आपको टैक्स के रूप में जमा कराना है। इस तरीके से निकाल लिया करते थे। इसके बाद में तीसरी बात करें नकदी और जब्ती प्रणाली। इसमें क्या होता था कि जितनी भी उत्पादन हुआ है उसका वास्तविक मूल्य, इसमें क्या लिया जाता था? वास्तविक मूल्य। और इसमें केवल अनुमानित मूल्य, इसमें क्या होता था? अनुमानित। इसमें अनुमानित लिया जाता था, इसमें वास्तविक उसके उत्पादन लेकर उसका कितना टैक्स बनता है वो नगद दिया जाता था। तो इस तरीके से 3 प्रकार की व्यवस्थाएं शेरशाह सूरी ने चलाई। इसके आगे हम बात करें निर्माण कार्य की, तो निर्माण कार्य में इसने सासाराम बिहार में एक झील के मध्य में क्या बनाया? अपने मकबरे का निर्माण करवाया। मतलब इसने अपने जीते जी ही अपना मकबरा बना दिया। लगा होगा कि पता नहीं जाने के बाद में कोई बनाए या नहीं बनाए, तो अपने जीवन काल में ही इसने अपना मकबरा यहाँ पे स्थापित करवा दिया। और जो अंतिम समय जब होने वाला था उसी के लगभग 3 महीने पहले कालिंजर का युद्ध था, उसमें वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और इस मकबरे की जो आकृति है वो कैसी है? डमरू की सी आकृति दिखाई देती है इसकी। और ये हिंदू मंदिरों का इस पे क्या है? प्रभाव है। इस तरीके से आपने देखा शेरशाह सूरी के समय कौन कौन से सुधार हुए, उनके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसमें यही है कि शेरशाह के जो सुधार है उनको आप अच्छे से याद करें, यही प्रश्न पूछा जाने की संभावना है। बात करें सबसे पहले अकबर के जीवन परिचय की, तो अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। और इनके जन्म की यदि हम बात करें तो 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। कहाँ पे? अमरकोट, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। जैसा कि हम पार्ट 7 में जब हुमायूं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे उस समय हमने बात की थी कि जब हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर जब निर्वासन काल में था उस समय उसने शादी की थी। किससे? हमीदा बेगम से, जो शेख अली अख्तर की पुत्री थी उससे। और इसी से अकबर का जन्म हुआ। कब? 1542 में। तो इसके पिता का नाम तो क्या है? नासिरुद्दीन हुमायूं। और माता का नाम क्या है? हमीदा बेगम। अब बात करें कि जब इसका पिता जो है नासिरुद्दीन हुमायूं, इसकी मृत्यु हुई 24 जनवरी 1556 को। 24 जनवरी जब 1556 को इसकी मृत्यु हुई उस समय अकबर अपनी राजधानी पे नहीं था। तो था कहां पर? उस समय वह खान बाबा कहें या बैरम खां को खान बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो ये बैरम खां के साथ में कहां पे था? कलानौर में था। तो कलानौर में यार कलानौर कहां पर है? गुरदासपुर, पंजाब में। तो यहां पर प्रेजेंट था। और जैसे ही वहां पे सूचना पहुंचती है तो इस बैरम खां ने 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक वहीं कर दिया। कहां पे? कलानौर में। तो वहां पे राज्याभिषेक जब किया तो वहां पर एक ये चबूतरा इस तरीके से बनाया गया था जिसपे एक सिंहासन बनाया गया था। ये ईंटों से द्वारा निर्मित सिंहासन है, आज भी अपना विरासत है ये। और यहाँ पर इसका संरक्षण किया गया है। तो यहाँ पर इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कलानौर का वो स्थान है जहाँ पे अकबर का क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया था। कब किया गया था? 14 फरवरी 1556 को। और जब इस क्योंकि अकबर की जो उम्र है वो केवल कितने साल की है? 13 साल का है। इसलिए इसका संरक्षक कौन बन जाता है? बैरम खां जो है इसका संरक्षक बन जाता है। आगे हम बात करें इसके प्रमुख युद्धों की, तो इसके द्वारा हालांकि कई युद्ध लड़े गए थे लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एक है पानीपत का द्वितीय युद्ध।
पानीपत के द्वितीय युद्ध की हम बात करें तो सबसे पहले बात करें कब हुआ, ये हुआ 5 नवंबर 1556 को। दूसरी बात आती है कि हुआ किसके बीच में, तो ये हुआ अकबर का जो सेनापति था कौन, बैरम खां, उसके, और दूसरी तरफ कौन था, अफगान सेनापति हेमू। इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है। अब बात करें कि हेमू कौन था। हेमू था बिहार का अफगान शासक था कौन, मोहम्मद आदिल शाह, इसका सेनापति था। इस हेमू ने 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सीधा सा प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि जो हेमू है इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आप याद रखें राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्यों की थी, क्योंकि इसने 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने क्या किया, राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन इस युद्ध में हेमू क्या हुआ, पराजित हो गया। अब पराजित क्या हुआ कि जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान एक तीर इसके गर्दन में आके लगा, हेमू क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो बैरम खां जो है अकबर का सेनापति, ये तो क्या हो गया, विजयी हो गया, ये क्या हो गए, पराजित हो गए। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो हुआ अकबर का सेनापति बैरम खां और अफगान सेनापति हेमू के मध्य में, जिसमें किसकी विजय हुई, बैरम खां की। शायद आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो किसकी विजय हुई, बैरम खां की। और ये युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। तो ये पहला तो युद्ध ये है प्रमुख युद्ध। दूसरा प्रमुख युद्ध की यदि हम बात करें तो वह है हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था 1576 ईस्वी में। अब किस किस के मध्य हुआ, महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल जो सेना है उसके मध्य। और मुगल सेना का जो नेतृत्व किया वो क्या था, मानसिंह और आसिफ खान ने। इन दोनों के नेतृत्व में मुगल सेना थी और महाराणा प्रताप, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब बात करें इसमें विजेता बनने की, क्योंकि विजेता तो जब ये माने जाते मुगल कि जब ये इसको अधीनता स्वीकार करवा देते, लेकिन यहाँ पे और अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाते, मतलब मुगलों को इसमें सफलता नहीं मिली। और दूसरी बात करें, इधर महाराणा प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और जैसे ही यहाँ से मुगल जब यहाँ से चले गए तो उसके बाद में महाराणा प्रताप ने क्या किया, जितने क्षेत्र पे इसका अधिकार किया था उसको वापस अपने क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया। इस तरीके से यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। तो इस तरीके से दो प्रमुख युद्धों के बारे में आप याद रखें कि प्रश्न सीधा से ये पूछा जा सकता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ, और दूसरा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। यहां से आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे हम बात करें अकबर के साम्राज्य के बारे में। अकबर का साम्राज्य बहुत ही विस्तृत है, जैसा कि आप इस मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये आउटलाइन जो बनी हुई है, पूरा जो एरिया है, जो लाइनिंग बनी हुई है, ये किसका शासन का क्षेत्र है, मतलब अकबर का शासन है। यहाँ पे ये गोंडवाना जो प्रदेश है ये सिर्फ अर्ध स्वतंत्र राज्य है और ये बाकी तो स्वतंत्र है ही। यहाँ पे ये जो ब्लू डॉट दिया है और ये रेड डॉट, ये भी दो राज्य हैं जो एक तरह से स्वतंत्र रहे हैं। कौन कौन से, एक तो कांगड़ा राज्य और मेवाड़ का उदयपुर राज्य। क्योंकि अभी आपने जैसा कि डिस्कस किया था, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को वह अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया था। अब बात करें 1561 ईस्वी में संगीत प्रेमी था कौन, बाज बहादुर, जो कहां का शासक था, मालवा का। इससे युद्ध हुआ किस, अकबर का सेनापति के द्वारा। और या कहें कि अकबर का जो सेना ने इस पे आक्रमण किया तो ये पराजित हो गया। और उसके बाद मालवा का, चुनार का और गोंडवाना का जो किला था ये सारे किसने प्राप्त कर लिए, अकबर ने प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से सुरजन जो हाड़ा है, इससे रणथंबोर का जो किला है वो भी किसने जीत लिया, अकबर ने जीत लिया। राजा रामचंद्र ने क्या किया, जब ये इससे पराजित हो गया तो कालिंजर का जो किला था वह किसको सौंप दिया, अकबर को सौंप देता है। और 1570 में इसने, अकबर ने क्या किया, अपने यहाँ पे नागौर में दरबार आयोजित किया था। उसमें अपने राजस्थान के जितने भी शासक है उनको बुलाया गया था और उन्हीं में से जो मारवाड़ का शासक था और बीकानेर के जो शासक थे, इन्होंने अपने किले किसको सौंप दिए, अकबर को सौंप दिए। मुजफ्फर शाह ने से गुजरात और दाऊद खां से बंगाल का जो क्षेत्र था यह भी अकबर ने जीत लिया। काबुल में मिर्जा हकीम, कश्मीर में यूसुफ, सिंध में मिर्जा जानी बेग, उड़ीसा में निसार खां, कंधार में मिर्जा हुसैन और खालिद में अली खां,
इन सबको पराजित करके इस क्षेत्र पे भी किसने अपना अधिकार कर लिया? अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। मतलब यहाँ पे निर्णायक विजय प्राप्त की, इसका मतलब इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने खान देश का नाम बदलकर क्या कर लिया? धन देश कर दिया। तो ये भी आप याद रखें कि अकबर ने खान देश जब इस पे विजय प्राप्त कर ली तो उसका नाम क्या परिवर्तित कर दिया? धन देश। 1600 ईस्वी में मुगल सेना ने चांद बीबी के विरोध के बावजूद अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह है अहमदनगर। तो यहाँ पर यहाँ की जो रानी थी चांद बीबी, उसने खूब विरोध किया, खूब युद्ध में संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुगल सेना थी, अकबर की जो सेना थी, उसने इस पे विजय प्राप्त कर ली। और 1601 में असीरगढ़ पर मुगल सेना ने अधिकार कर लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह है असीरगढ़। यहाँ पे भी मुगल सेना ने अधिकार कर लिया और ये अकबर के जीवन का क्या था? अंतिम विजय थी। उसके बाद में अकबर ने कोई युद्ध नहीं लड़े, क्योंकि बीमार रहने लग गया, इसलिए उसने युद्ध नहीं लड़े इसके बाद। तो ये अकबर की अंतिम विजय थी। तो कौन सी विजय थी? आपको अच्छे से याद हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं असीरगढ़। तो असीरगढ़ पे जो विजय प्राप्त की थी, यह अकबर की अंतिम विजय थी। आगे हम बात करें, अकबर ने एक धर्म भी चलाया और उसका नाम था दीन ए इलाही। सीधा सा प्रश्न यहां पे बनता है कि अकबर कौन से धर्म का प्रवर्तक था? तो अकबर कौन से धर्म का प्रवर्तक था? दीन ए इलाही का। प्रवर्तक का मतलब चलाने वाला, प्रवर्तक का मतलब ही होता है चलाने वाला। तो 1581 ईस्वी में इसने दीन ए इलाही जो नामक धर्म है, इसकी स्थापना की। इस धर्म की जो प्रथम अनुयायी बना वो कौन बना? हिंदू राजा बीरबल जो है, ये इसका प्रथम अनुयायी बना। और इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था? अबुल फजल। इसके अलावा शेख मुबारक ने क्या किया? अकबर को इस धर्म का इनाम आदिल घोषित किया, जिसका मतलब होता है मुज्जत हिंद। फिर सर्वधर्म से संबंधित जो कार्य किए अकबर ने अपने धर्म के अलावा और अन्य मतलब सभी धर्मों के लिए जो कार्य किए उनके बारे में यदि हम बात करें, क्योंकि ये सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव रखता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक धर्म, मैं तो मुस्लिम हूं तो मुस्लिम धर्म को संरक्षण दो, ऐसी बात नहीं है। इसने सभी धर्मों का ध्यान रखा, सभी धर्मों की जो अच्छाइयां थी उनको ग्रहण करके ही ये दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन भी किया था कि सभी में समन्वय हो। तो इस वजह से इसने क्या सभी धर्मों का सम्मान किया था। तो सूफी मत के जो थे चिश्ती संप्रदाय, इसका भी संरक्षण किया। लाहौर में और आगरा में जो ईसाई थे उनके गिरजाघर भी बनवाए, इसका मतलब इनका भी संरक्षण किया। और जैन मुनि थे हरि विजय सूरी, इसको क्या किया? जगत गुरु की उपाधि दी थी इसको। मतलब इसको भी अपने दरबार में बुलाया था और उससे जैन धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद इसने अकबर ने इसको क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत नाम से एक कैलेंडर भी जारी किया। तो कौन सा कैलेंडर जारी किया? इलाही संवत के नाम से उसने कैलेंडर जारी किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी। अकबर ने जो यहाँ पे अपने राजस्थान के जो शासक है, राजपूत शासक, उसके प्रति क्या नीति अपनाई, तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और राजपूतों को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वाला जो पहला राजा था, राजपूत राजा था, वो कौन था? कछवाहा शासक भारमल था। अपने जयपुर के जो शासक हैं भारमल, उसने सबसे पहले अकबर के साथ में संधि की थी या इसके अधीन अकबर के साथ में संधि की थी। भगवान दास और राजा मानसिंह को दरबार में उच्च पद दिया गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो राजवंश है, इन्होंने भी फिर बाद में क्या की? मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिर्फ केवल महाराणा प्रताप थे जिन्होंने अपने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1564 ईस्वी में अकबर ने जो जजिया कर है उसको समाप्त कर दिया। जजिया कर के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि मतलब ये एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर था जो किन पे लगाया जाता था?
ये गैर मुसलमानों पे, गैर मुसलमानों से ये कर लिया जाता था, वसूल किया जाता था। तो ये क्या किया अकबर ने, आपने देखा होगा सभी धर्मों के कल्याण की बात की है, इसलिए इसने जजिया कर समाप्त कर दिया, क्योंकि ये धार्मिक भेदभाव है उसको उत्पन्न कर रहा था, इसलिए उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। कब? 1564 ईस्वी में। कब समाप्त कर दिया? 1564 ईस्वी में। आगे बात करें, अकबर के समय में जो साम्राज्य में जो विद्रोह हुए उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसके दो प्रमुख विद्रोह हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक तो हुआ 1564 में, कहां पर? मालवा के जो गवर्नर थे अब्दुल्ला के नेतृत्व में, कि यहाँ पे जो उज्बेक थे, उज्बेक का मतलब उज्बेकिस्तान के जो लोग थे वो यहाँ पे आके रहने लग गए थे, तो उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को क्या किया, कुचल दिया गया। एक और विद्रोह हुआ जो प्रसिद्ध है 1584 का, जो गुजरात के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसको कुचलने के लिए अकबर ने किसको भेजा? अब्दुल रहीम को, और अब्दुल रहीम ने भी इस विद्रोह को कुचल दिया, या कहें गुजरात पे जब विजय प्राप्त की तो उसके बाद में अकबर ने इसको खान खाना की उपाधि दी, और साथ ही फतेहपुर जो सीकरी है वहां पे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद का मतलब होता है बहुत ऊंचा, वैसे भी दरवाजा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस चित्र के अंदर, इसकी हाइट बहुत अधिक है। यहाँ पे ये लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, आदमी की हाइट यहाँ पे लगभग इतनी है और यहाँ से तक देख सकते हैं। तो बुलंद का मतलब ही होता है बहुत ऊंचा, तो ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। इसके आगे हम बात करें अकबर के मकबरे की, तो 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो गई, कैसे? एक लंबी बीमारी के कारण अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में जब इसको जहां पे दफनाया गया, तो वो कहां पे दफनाया गया? सिकंदरा में। सिकंदरा कहां पे है? आगरा के पास ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो अकबर का मकबरा कहां बनाया गया है? सिकंदरा में। और ये जो मकबरा है ये चार बाग जो उद्यान परंपरा है उस पे है। अब ये क्या है चार बाग उद्यान परंपरा? इसका मतलब यह है कि इस जैसे इस तरीके से बिल्डिंग जो बनाई गई है इसके चारों तरफ क्या बनाए गए हैं? बाग भी बनाए गए हैं, इसलिए ये चार बाग उद्यान परंपरा है जो बाबर लेके आया था इसको, तो यहाँ पे बनाया गया है। और इसका जो ये मकबरा है ये कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं 5 मंजिल का मकबरा है। और इसके आकार की मैं बात करूं तो ये कैसा है? पिरामिड नुमा। पिरामिड नुमा का मतलब यहाँ का जो बेस है, पिरामिड का मतलब क्या होता है? नीचे से बेस तो अधिक चौड़ा हो और ऊपर जैसे जैसे जाते जाए वैसे वैसे क्या होता जाए? नुकीला। नुकीला का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 5, यहाँ की से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो मान लो 50 मीटर है। एक कल्पना के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि पिरामिड कैसे, तो ऊपर वाले की 40 मीटर, फिर ऊपर वाले की 30 मीटर रखी, फिर इसके बाद में 20 मीटर और जैसे 10 मीटर। तो इस तरीके से मतलब जो बिल्डिंग्स है ये नीचे जो बेस वाली है वो अधिक दूरी तक विस्तृत होती है, उसके बाद में कम होती जाती है। इसलिए इस तरीके की जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनका जो आकार का नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? पिरामिड नुमा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की जो बिल्डिंग है, नीचे सबसे पहले इसके लेंथ ज्यादा है और उसके बाद में कम होती गई है, इसके बाद में यहाँ तक, फिर उसके बाद में और कम, फिर और कम। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? पिरामिड नुमा। और इस जो अपन इसका अकबर का जो मकबरा है इसमें हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर और मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय है, क्योंकि आपने देखा कि अकबर ने सभी धर्मों का सम्मान आदर किया था, इसलिए उसने अपना जो मकबरा बनवाया उसमें भी क्या करवाया है कि सभी धर्मों का मेलजोल रखवाने का प्रयास किया है। इस तरीके से हमने अध्ययन किया अकबर के बारे में। अब इससे संबंधित जो पर्सन जो बनते हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो वो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण जो पर्सन बनते हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था? अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था? विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ है? हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये 7 प्रश्न है। आपने यदि ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप
मैं ये मान के चलता हूं कि इन सातों वीडियो के आप जवाब दे सकते हैं, इनके आंसर दे सकते हैं। तो जहांगीर की यदि हम बात करें तो इसका नाम पहले बचपन में क्या नाम था? सलीम नाम था। अब सलीम नाम रखने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, या कहानी क्या कहें, घटना है कि जब अकबर को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अकबर शेख सलीम चिश्ती के यहाँ पे आते हैं। इनके आशीर्वाद से इनको पुत्र प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया जाता है? सलीम रख दिया जाता है। और इनको 12,000 की मनसब प्राप्त थी। 12,000 मनसब का मतलब ये होता है कि जो मुगल काल जो था, मुगल दरबार में इनकी एक रैंकिंग की गई थी। तो जो ये 12,000 का जो मनसब है, ये उच्च मतलब जो पदों पर जो है उन्हीं को दिया जाता था, या सीधा सा कहें कि जो राजकुमार जो होते थे उनको ही इतनी बड़ी मनसब दी जाती थी। तो इनको कितनी मनसब प्राप्त थी? 12,000 की मनसब प्राप्त थी। इन्होंने 1599 में क्या किया? सलीम ने अपने पिता के विरुद्ध, मतलब अकबर के विरुद्ध ही क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने पर अकबर ने क्या किया? इस विद्रोह के दमन के लिए जो उसके नवरत्नों में था अबुल फजल, इसको भेजते हैं और इस विद्रोह को दबाते हैं। लेकिन 1602 में अबुल फजल का क्या कर दिया जाता है? वध करवा दिया जाता है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो कहा जाता है कि सलीम इसमें शामिल नहीं, लेकिन परोक्ष रूप में ये तथ्य सामने आते हैं कि सलीम ने ही इसका वध करवाया था। आगे बात करें, 1605 ईस्वी में क्या हुई? अकबर की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद आगरा के किले में जो सलीम है, ये नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करके क्या बनते हैं? शासक बन जाते हैं। और इन्होंने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का कारण ये था कि जब ये शासक बनते हैं तो खुसरो भी विद्रोह करता है, और जब खुसरो जब विद्रोह किया तो गुरु अर्जुन देव ने उसका सहयोग किया था। इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या दिया? मृत्युदंड दे दिया। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिस्सा नामक जो विधवा थी उससे विवाह करता है और उसी का नाम क्या रखता है? नूर महल या नूर जहां की उपाधि उसे देता है। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये दोनों ही जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आते हैं। इसलिए आते हैं, जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापार को सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये मुगल दरबार में आते हैं, जहांगीर के यहाँ पे दरबार में आते हैं। 1627 में क्या हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। ये जहांगीर अपने जीवन काल में हमेशा अफीम ची रहा है, मतलब अफीम का सेवन खूब किया है। इसलिए इसके कोई बहुत ज़्यादा विशेष कार्य नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग अपने को अपनी एग्जाम में पूछे गए हों, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपना जो टॉपिक था ये हमने जहांगीर के बारे में ये पूरा कर लिया। आगे नेक्स्ट इससे बात करते हैं, इसका पुत्र जो शासक बनता है शाहजहां। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक ये शासन करता है। और शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। तो फिर शाहजहां कैसे मिला? ये अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में जब इसने मिलाया था, इससे संधि जब की थी, तो उस समय इसका शाहजहां का अहम रोल था। और जो शासक था वो कौन था? इसके पिता जहांगीर थे। तो जहांगीर ने इस खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी, इसलिए इसका नाम फिर बाद में क्या पड़ गया? शाहजहां पड़ गया। तो और 1612 ईस्वी में इसका विवाह किससे हो जाता है? आसफ खां की जो पुत्री है अर्जुमंद बानो से, और इसका नाम रखते हैं मुमताज महल। और आपने ध्यान होगा आगरा का जो ताजमहल है शाहजहां ने इन्हीं की याद में, मुमताज महल की याद में ही बनवाया था। फरवरी 1628 में आगरा में इन्होंने राज्यारोहण किया। राज्यारोहण का मतलब इनको राज्य प्राप्त नहीं हुआ, आरोहण करते हैं, मतलब अपने भाइयों को मारकर खुद शासक बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? राज्यारोहण। अब इनके क्या क्या विशेष कार्य हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो अभी भी हम बात कर चुके हैं कि जहांगीर के समय में जब अहमदनगर को शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया तो उसी समय जहांगीर ने खुर्रम को क्या उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी। तो अहमदनगर को क्या मिला दिया? मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1632 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया, वर्तमान जो कलकत्ता है वहां पे पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनको पराजित किया।
1652 ईस्वी में अपने पुत्र औरंगजेब को कहां का शासक बनाता है, वायसराय कहां का नियुक्त करता है, दक्कन का वायसराय नियुक्त करता है। और इसी के शासनकाल में फ्रेंच यात्री बर्नियर, टेवनियर और इटालियन यात्री मनुची आते हैं और वो इसके साम्राज्य का जो वर्णन करते हैं। तो इसके शाहजहां के शासनकाल का वर्णन कहाँ पे हमें प्राप्त होता है, इन दोनों ने जो बुक्स लिखी है उनके माध्यम से हमें वर्णन प्राप्त होता है। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। इसी का पुत्र है कौन, औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को 1657 ईस्वी में कैद कर दिया और 1666 में इसकी क्या हो गई, आगरा की जेल में ही शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसने भी अपना जो औरंगजेब अपने यहाँ पे देखा होगा शाहजहां ने राज्यारोहण किया था, ठीक इसी तरीके से फिर क्या हुआ, बाद में इसका पुत्र जो औरंगजेब है इसने भी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। वो कैसे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपन अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं इसके पुत्र औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब जो है ये जब शासक बनता है तो उत्तराधिकार के लिए अब इन भाइयों में युद्ध होता है, जिसको उत्तराधिकार का युद्ध मान बोला जाता है या कहा जाता है। तो 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया और स्वयं क्या बन जाता है, शासक बनता है। लेकिन औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा शिकोह, मुराद, शाह शुजा इन सबको मार के शासक बनता है। शाहजहां क्या चाहता था कि ये दारा शिकोह मेरा उत्तराधिकारी बने, लेकिन औरंगजेब इन तीनों को मारकर, और ये अपना शाहजहां है इसका पिता है, उसको क्या करता है, जेल में डाल देता है और स्वयं क्या बन जाता है, गद्दी पे बैठ जाता है। उत्तराधिकार हेतु धर्मत का युद्ध हुआ था जो बहुत ही विशेष है, और ये किनके मध्य हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। यहाँ पे दारा शिकोह का जो सहयोगी होता है ये राजा जयसिंह जो जयपुर के शासक रहे हैं, ये भी इसके सहयोगी रहते हैं। और औरंगजेब के साथ में रहते हैं इसका भाई मुराद। पहले तो ये इसका सहयोग करता है लेकिन बाद में औरंगजेब इस मुराद को भी मार देता है। तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। तो ये इस तरीके से, और यहाँ पे इस युद्ध में औरंगजेब क्या होता है, जीत जाता है। इस तरीके से ये सभी भाइयों को समाप्त करके स्वयं क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ये तो हुआ उत्तराधिकार का युद्ध। उसके बाद में साम्राज्य विस्तार के लिए जो युद्ध किए उनकी यदि हम बात करें तो औरंगजेब ने असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप और मारवाड़ के जो राठौड़ हैं इन सबको पराजित किया और इनके जो क्षेत्र हैं इनको किस में मिला लिया, अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। राजा जो जयसिंह, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था धर्मत के युद्ध में राजा जयसिंह किसके साथ था, दारा शिकोह के। लेकिन इसने, औरंगजेब ने इसको माफ कर दिया और क्या किया, दक्कन का जो गवर्नर इसको नियुक्त कर दिया। अब जयसिंह की बारी थी इसके प्रति अपनी स्वामी भक्ति दर्शाने की। तो उसने क्या किया, जयसिंह ने पुरंदर की संधि की किसके साथ, शिवाजी के साथ में, जून 1665 में। तो और शिवाजी के 23 किले इन्होंने प्राप्त कर लिए। 1666 ईस्वी में जयसिंह शिवाजी को मना लेता है, कहाँ के लिए, आगरा के किले में आने के लिए, मतलब आगरा के दरबार जो है, औरंगजेब का जो दरबार है यहाँ पे आने के लिए। शिवाजी क्या है, जयसिंह के प्रयासों से आ भी जाते हैं मुगल दरबार में, लेकिन मुगल दरबार में क्या होता है, इनको सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता या कहें उचित सम्मान प्राप्त नहीं होता है। जब इनको उचित सम्मान प्राप्त नहीं हुआ शिवाजी को, तो शिवाजी ने क्या किया, दरबार से उठकर जाने लगे। जैसे ही उठकर जाने लगे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया जाता है तो बाद में शिवाजी क्या करते हैं, अपने सहयोगियों के साथ वहां से निकल जाते हैं और फिर वापस महाराष्ट्र चले जाते हैं। महाराष्ट्र जाने के बाद में अपने जो 23 किले जो दिए हुए हैं उनको एक एक करके वापस प्राप्त कर लेते हैं। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद में 1687 में, आप ध्यान रखें आपकी बुक के अंदर 1678 लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट हो गया इसलिए उसको सही कर ले। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर क्या किया, गोलकुंडा पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे हम बात करें, इसने कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से यह बहुत ही अलोकप्रिय शासक रहा। अब कौन कौन से कार्य हैं
इसने असहिष्णु कार्य किए। जैसे 1669 ईस्वी में इसने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ा दिया। मतलब इसने क्या, सभी पे बढ़ाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने केवल हिंदू व्यापारियों पर ही टैक्स बढ़ाया है। इसका मतलब क्या होगा, ये सहिष्णु नहीं है, सबके धर्मों के प्रति सम्मान भाव नहीं रखता। और आप जानते हैं यदि ऐसा कोई शासक होता है तो वह जल्दी ही धराशायी हो जाता है। और यहाँ पे 1679 ईस्वी में इसने हिंदुओं पर क्या किया, जजिया कर और लगा दिया। जबकि अपन ने जब अकबर के बारे में अध्ययन कर रहे थे उस समय पढ़ा था कि अकबर ने क्या किया, सहिष्णुता के कारण, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भाव के कारण उसने जजिया कर समाप्त कर दिया था। जो अकबर ने समाप्त किया था उस कर को वापस औरंगजेब लागू करता है। अकबर के काल से चली आ रही जो झरोका दर्शन और संगीत की जो परंपरा थी वह भी औरंगजेब ने समाप्त कर दी। अब इस तरीके के ऐसे सुनु कार्य किए इसने, तो इनको लेकर इसके राज्य में अनेक विद्रोह हुए। विद्रोह की यदि हम बात करें तो 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह होता है, और 1672 ईस्वी में सतनामियों का विद्रोह होता है। और सिख गुरु जो तेज बहादुर है उसने भी औरंगजेब के जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ क्या आवाज उठाई, तो क्या हुआ, इनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मतलब औरंगजेब ने इनको तेज बहादुर को भी मरवा दिया। आगे हम बात करें औरंगजेब के उत्तराधिकारी एवं मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, तो क्योंकि इसके कार्य तो अच्छे हैं ही नहीं तो नेचुरल है कि पतन होना ही है। 1700 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में शासक बनता है कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह जब शासक बनता है तो उसके बाद में जितने भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी हैं वो सब क्या है, कमजोर हैं और अयोग्य हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखें, ये दो कारण ही इसके लिए उत्तरदायी नहीं है कि शासक कमजोर थे या अयोग्य थे। इसका कारण जो औरंगजेब की जो नीतियां रही वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। 1711 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शिष्टमंडल बहादुर शाह के दरबार में भेजा, जिसमें डोना जूलियाना डायस डाकोस्टा नामक जो क्रिश्चियन महिला है इसका प्रभाव इस पे बहादुर शाह पे अधिक रहा, और बहादुर शाह ने इसे खातूम, बीबी और फिदवी दुआगो जूलियाना की उपाधि दी। 1712 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार क्या रहा, जो मुगल तख्त है या दरबार है ये षड्यंत्रों और हत्याओं का केंद्र बना रहा। इस तरीके से ये जो अपना मुगल साम्राज्य है ये धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। मुगल कालीन प्रशासन की यदि हम बात करें तो मुगल कालीन जो प्रशासन है वो भारतीय और विदेशी जो प्रणालियां हैं शासन की उन दोनों का मिला जुला रूप था। मुगल साम्राज्य सूबों में विभक्त था, मतलब सूबे का मतलब प्रांतों में विभक्त था, और जो प्रांत है वो सरकार जिसे जिला कह सकते हैं इनमें विभक्त था, और जो जिला है वो किसमें विभक्त था, परगना। और परगना क्या था, कुछ गांवों को मिलाकर एक समूह था। अब केंद्रीय प्रशासन की यदि हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले बात करते हैं बादशाह की। जो बादशाह है वो शासन का अधिपति, मतलब इससे ऊपर कोई अधिकारी और नहीं है। सर्वे सर्वा, जो कुछ करना है राजा को करना है, बादशाह को करना है, इस पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। और प्रधान सेनापति, और सेना की यदि हम बात करें तो सेनापति भी ये प्रधान सेनापति है। वकील ए मुतल्लक या वजीर, ये बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था। दीवान वित्त विभाग का प्रमुख होता था। मीर ए सामा ये घरेलू मामलों का प्रधान था। सम्राट के परिवार व महल की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना इसका कार्य था, किसका, मीर ए सामा का। और सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों में बादशाह को क्या देता था, सलाह दिया करता था। ये केंद्रीय प्रशासन में, हालांकि इनके अलावा अन्य और भी पद हैं लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने ही पद अपने सिलेबस में है, तो इतना काफी है हमें याद करने के लिए। तो दोबारा से देखिए, बादशाह क्या है, शासन का अधिपति है। ये सर्वे सर्वा है। वकील मुतल्लक या वजीर जिसको कहें, ये बादशाह के बाद में सबसे बड़ा अधिकारी। दीवान है वित्त का प्रमुख। मीर सामा, जितने भी महल के जो कार्य हैं उन सबको पूरा करने का कार्य किसके पास में है, मीर सामा। ये कोई विशेष व्यक्ति जो विश्वसनीय होता था उसी को इस पद पे
रखा जाता था। सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों में बादशाह को क्या देता था, सलाह देता था। इसके आगे बात करें हम, ये तो केंद्रीय प्रशासन, अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था कि जो मुगल साम्राज्य है ये किस में बटा हुआ था, प्रांतों में। तो प्रांतों में प्रशासन कैसे चल रहा था, प्रांतों के प्रशासन की यदि हम बात करें तो प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य किसमें विभक्त था, प्रांतों में विभक्त था। और अकबर के समय में कितने प्रांत थे, 15 प्रांत थे, या कहें 15 सूबे थे। और ये जो बढ़कर औरंगजेब के समय में कितने सूबे हो गए थे, 21 सूबे हो गए थे, मतलब 21 प्रांत हो गए थे। अब प्रांतों में कौन कौन अधिकारी हुआ करते थे उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले सूबेदार। सूबेदार का मतलब सूबे का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है, सूबेदार कहलाता है, प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी है। दूसरा है दीवान, ये सूबे का वित्त अधिकारी है। लेकिन ध्यान रखिए इस सूबेदार का इस दीवान पे कोई अंकुश नहीं है। ये जो दीवान है सीधे केंद्रीय प्रशासन का जो दीवान है उससे डायरेक्ट लिंक होता था, उसके प्रति उत्तरदायी होता था। फिर है सदर काजी, ये सूबे का न्याय अधिकारी हुआ करता था। प्रांतीय बख्शी, ये प्रांतीय सेना की देखभाल करने वाला अधिकारी था। और कोतवाल, ये सूबे की राजधानी एवं बड़े बड़े जो नगर थे उनमें कानून व्यवस्था की देखभाल कौन करता था, कोतवाल। इस तरीके से यह है प्रांतीय प्रशासन। अब प्रांत किसमें विभाजित थे, सरकारों में। तो अब यहां की बात करते हैं, जिले कहें या सरकार कहें, यहां पे किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता था। तो सूबा प्रांत जिलों में विभाजित था। और यहां पे बात करें फौजदार, तो जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था और इसका कार्य क्या था, कानून व्यवस्था बनाए रखना, मतलब इस जिले के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना फौजदार का काम हुआ करता था। फिर अमल गुजार, अमल गुजार जो अधिकारी होता था ये सूबे का वित्त अधिकारी होता था और केंद्रीय दीवान के प्रति ये सीधा उत्तरदायी था। वितकची और फौजदार या कहें खजांची, ये दोनों ही अमल गुजार के अंडर कार्य करते थे या कहें इसके सहयोगी थे। ये अमल गुजार के अधीन सहायक था और ये अमल गुजार के अधीन जो खजाने की सुरक्षा करने वाला अधिकारी हुआ करता था। फिर ये जिला जो है अपन ने बात की थी किसमें विभाजित था, परगना में। परगना में ये 3 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। सिकदार जो परगना का प्रमुख था, आमिल परगने का वित्त अधिकारी हुआ करता था और कानून गो परगने के जो पटवारी है उन सब का अधिकारी हुआ करता था, क्योंकि एक परगने के अंदर अनेक गांव हैं और गांव का जो अधिकारी कौन है, पटवारी। तो इन पटवारियों का जो पूरे परगने में जितने पटवारी हैं उन सब के ऊपर अधिकारी होता था कौन, कानून गो। इस तरीके से हमने बात की अपने प्रशासन की, लेकिन साथ ही बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था में बादशाह प्रधान सेनापति था और जो सेना है वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। और मनसबदारी प्रथा किस पे, जात और सवार में विभक्त हुआ करती थी। मनसबदारी प्रथा का मतलब यदि किसी प्रांतीय गवर्नर को 5000 का मनसब प्राप्त है, इसका मतलब उसे 5000 की सेना रखने का अधिकार होता था। और यदि जैसे मान लो अभी अपन ने पढ़ा था कि जहांगीर को 12000 का मनसब प्राप्त था, इसका मतलब उसे बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है गवर्नर के रूप में भी, और वहां पे वह 12000 सैनिक अपने पास रखता है। इस तरीके से मनसबदारी प्रथा थी, जो सैन्य व्यवस्था थी। इस तरीके से हमने बात की मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। मुझे आशा है कि आपको याद हो गया होगा और इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।